हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कल उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक स्थिति को जान रहे थे। इसके बाद राजनीतिक स्थिति को बढ़ा ही रहे थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और क्लास कट हो गया। तो आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो राज्यों की जो राजनीतिक स्थितियां क्या हैं, जो राज्य हैं इनकी राजनीतिक स्थितियां क्या थी आर्यों की। तो हेडिंग डालेंगे राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति किसकी? आर्यों की। आर्यों की राजनीतिक स्थिति क्या थी इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ। पहली बार क्षत्रिय राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। और राजा पहले कबीले पर शासन करता था। कबीले, ये जो कबीले हैं इसका मतलब होता था जन, और इसका मतलब क्या होता हमने पहले बता दिया। 5 जनों से मिलकर 5 प्रमुख कबीले बने थे। कबीले पहले राजा पहले कबीले पर शासन करता था। परंतु अब प्रदेश पर शासन करने लगा। 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 यानी पहले राजा कबीले पर छोटे स्तर पर शासन करता था और अब प्रदेश पर शासन कर रहा है। यानी जन एक ग्राम के तरीके से हुआ करता था, कई ग्रामों को मिलाकर अब प्रदेश, ठीक, प्रदेश पर शासन करने लगा। आगे देखेंगे राजा की दैवीय उत्पत्ति, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। इसका मतलब है कि जो राजा है वो देवता के स्वयं, जो ईश्वर है उसके द्वारा पैदा किया गया है, यानी उसकी उत्पत्ति माना जाता था। ईश्वर का दूसरा प्रतिनिधि जो आकर के शासन कर रहा है, इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से? ऐतरेय ब्राह्मण से। आगे देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति थी यह राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक थी और राज्य का पद वंशानुगत था। यानी राजतंत्रात्मक राजा का शासन हुआ करता था, और वंशानुगत का मतलब जो राजा के बाद जितने भी राजा के उत्तराधिकारी होंगे उनके कुर्सी पर, राजगद्दी पर बैठेंगे, उनके उत्तराधिकारी माने जाएंगे। आगे देखेंगे इस काल में राजा का अधिकार क्षेत्र
बढ़ जाने के कारण बढ़ जाने के कारण राजा को कहा जाने लगा राजा को जो कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा? सम्राट। सम्राट के बाद एकराट के बाद अधिराज। यानी राजा को सम्राट कहा जाने लगा, एकराट कहा जाने लगा और अधिराज। कहा जाता है ना, राजाओं के राजा महाराजा अधिराज पधार रहे हैं, वही चीज है। तो इस काल में राजा का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाने के कारण राजा को क्या कहा जाने लगा? सम्राट कहा जाने लगा, और इसके बाद एकराट और अधिराज्य। अब आगे हम देखेंगे कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें जिसमें राजा को दैवी उत्पत्ति माना जाता है, इस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी कैसी थी उसको देखेंगे। जो ऐतरेय ब्राह्मण से शासन की पद्धति का स्रोत मिलता हमें। तो इसमें देखेंगे दो चीज की हेडिंग भी डालेंगे। पहले ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें शासन जो व्यवस्था बनाई गई है उसको देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्षेत्र, दूसरे तरफ लिखेंगे शासन, तीसरे में लिखेंगे उपाधि। यानी जो राजा होगा उसका क्षेत्र कौन सा था, उस क्षेत्र में जो शासन या साम्राज्य चल रहा था, फिर वहां वो राजा कौन सी उपाधि धारण किया। तो जो क्षेत्र थे ये था पूर्व का, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर मध्य। यही तीन थे मध्य देश। अब जो पूर्व का हुआ करता था राजा, इसको हम बोलते थे शासन में साम्राज्य। अब यहाँ को राजा को जो उपाधि मिलती थी वो कहा जाता था सम्राट। ठीक। पश्चिम में कहा जाता था राजा को स्वराज्य। राजा को जो उपाधि दिया जाता था वो दिया जाता था स्वराट। किसकी? स्वराट की। अब उत्तर में जो राजा हुआ करता था उसको कहा जाता था वैराज्य। अब वैराज्य को कहा जाता था विराट। क्या? विराट। अब जो दक्षिण में हुआ करता था इसको कहा जाता था भोज्य। तो राजा क्या होगा? भोज। राजा भोज की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जो मध्य देश में हुआ करता था ये था राज्य। क्या? राज्य हुआ करता था। अब इसको कहा जाता था राजा मध्य देश में। बात समझ में यहाँ तक आई होगी कि जो पूर्व में राजाओं का शासन चलता था उनके शासन व्यवस्था को साम्राज्य कहा जाता था, और जो राजा हुआ करता था वो सम्राट हुआ करता था। पश्चिम में स्वराज्य चलता था, इसको स्वराट कहा जाता था। उत्तर वाले क्षेत्र में वैराज्य शासन व्यवस्था थी, इसको विराट कहा जाता था। दक्षिण में
राज्य के साम्राज्य को भोज्य कहा जाता था और राजा को भोज। मध्य देश में राज्य और राजा को राजा कहा जाता था। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पर? ऐतरेय ब्राह्मण से हमें ये जानकारी मिलती है कि ऐसी शासन व्यवस्था थी इस काल की। इतना हो गया होगा। आगे देखें, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आज के बाद से सभी कक्षाएं यूट्यूब पे न चल करके हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर चलेंगी, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज। तो इसलिए बहुत जल्द से जा करके प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज। और अभी भी अगर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातों को पहुंचाएं और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाएं। आगे देखेंगे, राजा का पहले राजा का राज्याभिषेक राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ। लास्ट में हम लोग देखेंगे सभी यज्ञों के बारे में। राजसूय यज्ञ के द्वारा किया जाता था, यानी जो राजा का राज्याभिषेक था, जब उसको गद्दे पर बैठाया जाता था तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ठीक, तब इसके बाद राजा राजगद्दे पर बैठता था। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नीचे लिख लेंगे उल्लेख शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है जी? किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? किस वेद का? पता करिए, सारी चीजें पीछे बता दी गई। आगे देखेंगे, इस काल में सभा एवं समिति जो संस्थाएं थी, ये सलाह देने के लिए किसको? राजा को। समिति का प्रभाव समाप्त हो गया था। इस काल में सभा और समिति का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया था। और विदत एक संस्था थी, उसका तो कुछ पता ही नहीं चला इसमें। ये संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा विशेष प्रमुख लोगों की सभा थी जो राजा को सलाह देती थी, और समितियां जो थी ये आम लोगों में, इसमें आम लोग सम्मिलित थे, यानी जनता थी जो राजा को कोई भी कार्य करने के लिए क्या करती थी? सलाह देती थी। आगे देखेंगे, इस काल में पांचाल एवं कुरु जो ये दोनों देश महाजनपद थे उस समय के, प्रदेश कहा जाता है क्षेत्र, कुरु विकसित प्रदेश बन गए थे। अभी हम लोग आगे चल करके 16 महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आगे देखेंगे तो उसमें दोनों क्षेत्र मिलेंगे, पांचाल छत्र फर्रुखाबाद और कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाले क्षेत्र में। आगे देखेंगे यजुर्वेद में उच्च अधिकारी को रत्नी कहा जाता था।
अब ये रत्नी क्या होता है? जो महामंत्री हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनको रत्नी बोला जाता था। क्या रत्नी? क्या रत्नी? अब राजा के 12 मंत्री 14 मंत्री हुआ करते थे, उनको रत्नी बोला जाता था। आगे देखेंगे, हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में देखा था बलि। बलि क्या था? कर था। कर था। किसको देती थी जनता? राजा को। इस काल में यह घटकर हो गया था पूरे बलि का 1/16 भाग किसको देना होता था? राजा को। कौन देता था? जनता देती थी। बलि का पूरा 1/16वां भाग, यानी घटकर कम हो गया। पहले पूरा बलि देना पड़ता था, बाद में ये घट करके कम हो गया। ये हो गया आर्यों की राजनीतिक स्थिति। कब? उत्तर वैदिक काल में। अब हम चल करके आगे बढ़ेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति क्या रही है। जो आर्य हैं, इनकी आर्थिक स्थिति। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करें एवं बैच को परचेज करके अपने बेहतरीन भविष्य को उज्जवल बनाएं। और लोगों तक ये बातें शेयर करते रहें कि अगर बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं, बेहतरीन क्लास पढ़ना चाहते हैं जीएस की, तो ज्वाइन करें चैनल को और प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच को परचेज करें। आगे देखेंगे आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति। बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये किस किस परीक्षाओं में काम करेगा। हमारे बताने का सवाल ये है कि ये वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस प्री तक, अधिकतर आईएएस प्री के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित मिलेंगे आपको। मेंस के भी क्वेश्चन आप चाहेंगे तो इनको पढ़ करके कर सकते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे आर्थिक स्थिति में पशुपालन, को छोड़कर कृषि को प्रथम पेशा बना लिया। इन्होंने इसको छोड़ करके किसको? इनको छोड़ करके किसको? जो क्या था? पशुपालन को छोड़कर किसको? कृषि को क्या बना लिया? प्रथम पेशा बना लिया। आगे देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में 4 प्रकार के कृषि क्रियाओं का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? पहला देखेंगे जुताई, फिर दूसरा बुआई, फिर कटाई, फिर मड़ाई। ये 4 क्रियाओं का वर्णन मिलता है। यानी पहले खेत की जुताई होगी, फिर उसमें कोई चीज बुआई होगी, फिर उसका कटाई होगा, फिर मड़ाई होगा। जैसे गेहूं है, गेहूं की पहले खेत की जुताई हुई, गेहूं की बुआई हुई, फिर कटाई हुई, फिर मड़ाई हुई। ये 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखेंगे इसी शतपथ ब्राह्मण में विदेह
माधव की कथा का वर्णन मिलता है। विधेय माधव कथा का वर्णन, गूगल पे सर्च करके पढ़ेंगे। कथा के वर्णन का क्या वर्णन मिलता है? किसका? विधेय माधव का। किसका? विधेय माधव की कथा का वर्णन मिलता है इसी में। आगे देखेंगे आर्य, जो आर्य थे, आर्य गंगा के घाटी में कृषि करने लगे थे। जो आर्य थे ये गंगा घाटी में क्या करने लगे थे? कृषि करने लगे थे, ऐसा माना जाता है। आगे देखेंगे लोहे से बने उपकरण, क्योंकि हमें उत्तर वैदिक काल में लोहे का क्या हो गया था? जानकारी हो गई थी। तो लोहे से बने उपकरण कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दिए। और लोहे से जो बने उपकरण का ये साक्ष्य मिलता है, ये जो मिलता है साक्ष्य, ये मिलता है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक, तो इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हम देखेंगे यानी ऋग वैदिक काल के लोग कृषि पर जोर, पशुपालन पर जोर दिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग किस पर दे दिए? कृषि पर अपना प्रथम पेशा बना लिया, इसको इस पे जोर दिए। आगे देखेंगे ये 4 प्रकार के बर्तन यूज किया करते थे। 4 प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे आर्य, जो उत्तर वैदिक काल प्रयोग करते थे। पहला था लाल एवं काले रंग का मिश्रित मृद भांड। मृद भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। इसका जो मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन, क्या? मिट्टी का बर्तन। पहला ये था। दूसरा देखेंगे जो था काले रंग का मृद भांड। तीसरा लाल रंग का मृद भांड, क्या? लाल रंग का मृद भांड। चौथा देखेंगे, चौथा था चित्र बने हुए चित्रित धूसर मृद भांड। जहां से उत्तर वैदिक काल का बेहतरीन स्रोत मिलता है वो यही है, चित्रित धूसर मृद भांड। ये 4 प्रकार के लोग बर्तन यूज किया करते थे। आगे देखेंगे हम इसमें उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यापारी को ये जो प्रमुख व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी को श्रेष्ठिनी कहा जाता था। श्रेष्ठिनी
कहा जाता था, कहा जाता था। क्या? श्रेष्ठिनी कहा जाता था। क्या? श्रेष्ठिनी। इसको नोट कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमको बताएंगे, किसमें? कमेंट सेक्शन में। श्रेष्ठिनी कहा जाता था। आगे हम देखेंगे माप की इकाइयां। आगे माप की इकाइयां। यानी उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, इन लोगों के मापन की प्रणालियां क्या प्रचलित थी, कैसे सारी चीजें हमने देखा। सिंधु घाटी सभ्यता में विनिमय प्रणाली